माया, लेकिन जैसे कहते हैं ना, पैसा हाथ का मैल होता है, लेकिन फिर भी सबको चाहिए होता है, अपने गंदे हाथ, वो मैल सबको अच्छा लगता है। ऐसे ही ये जो मार्क्स है ना, ये है तो मोह माया, फिर भी सबको चाहिए होते हैं। तुम खुद ही तुम्हारे ग्रुप में या तुम्हारी क्लास में या तुम्हारे नोन में अगर किसी के मार्क्स खराब आएंगे ना, खराब मतलब 50-60, अच्छा पढ़ते पढ़ते नहीं लगे इतने गंदे नंबर आए हैं, और चाहे वो बच्चा कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन तुम पहली लुक में जज, तुम खुद भी ये मोह माया वाली चीज होने के बावजूद भी तुम उस बच्चे को उसके मार्क्स से जज करोगे। और अगर किसी बच्चे के मार्क्स पता लगे ना, उसके 95 आए हैं, 100 आए हैं, भाई कमाल ही बच्चा है, तो क्या खाता गया है, कुछ भी गलत नहीं हुआ, 100 नंबर कैसे आ गए, पागल है क्या, मतलब तुम एकदम से उसके फैन हो जाओगे। हो सकता है वो बच्चा बाय नेचर उसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी भी ना आती हो। तो द मेन थिंग इज वैल्यूज, हमारा वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। ये एक्चुअली में माया है कि आप कितना भी कर जाओ, आप कितना भी लाखों कमा लो, लेकिन आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो वो लाखों की कोई वैल्यू नहीं है। बट स्टिल हम सोसाइटी में रहते हैं, थोड़े बहुत तो सोसाइटी नॉर्म्स को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। हम पूरी तरह उसके अगेंस्ट होके, वही वाली बात है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन थोड़ा सा तो लोगों का सुनना ही पड़ता है उनके काम से, क्योंकि हम भी उन्हीं लोगों की भीड़ में आते ही हैं। हम भीड़ से अलग भी हो तो भी हैं तो उसका पार्टी, वहीं से निकल के अलग हुए हैं। बट ये बैलेंस हमें क्रिएट करना होता है कि हम उस भीड़ में अलग रह के उस भीड़ को भी समझना तो पड़ेगा। मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी बात है, हाई फिलोसफी है, डिस्कस करने बैठ जाएंगे तो सारी क्लास ही खत्म हो जाएगी। सो हाँ, इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन है ये। कान बहुत तेज है मेरे कभी कभी, बट हाँ ठीक है, थोड़ी मोह माया ले लें, थोड़ा हाथ का मैल ले लें और थोड़ा वैल्यू सिस्टम ले लें, बस ये कॉम्बिनेशन अगर हम ले लें, जिंदगी हसीन हो जाएगी। खुश तो थोड़ा छोटा शब्द है। चलो फिलहाल आज हम थोड़ी अपनी डाउन टू द अर्थ वाली बातें करते हैं। हमारे पूरे इंडिया में कितना % है जो रूरल एरिया में रहता है, एग्रीकल्चरल पे बेस्ड है? अराउंड 70-75% is the population who still lives in rural India, who is dependent on agricultural and all the subordinate activities of agriculture. तो हम जो कुछ लोग हैं जो अपने आप को शहरी बाबू समझते हैं, वो बहुत ही कम परसेंटेज में, माइनॉरिटी में है हम, लेकिन हमें लगता है कि हम ही सारी इकोनॉमी को चलाते हैं, जबकि एक्चुअली में चला वो रहे हैं। तो उसे हम कहते हैं ये वो लोग हैं जिनको कोई पहचानता ही नहीं है और जो अपने ऊपर सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। ऐसा चल रहा है मामला। तो ये जो रूरल डेवलपमेंट है, ये आप लोगों को इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि बीइंग स्टूडेंट, देश का भावी भविष्य हो आप, तो आपको अपने रूरल इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा रूरल इंडिया क्या है, हमारे रूरल इंडिया को कहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है। क्या पता तुम लोगों में से कल को कोई एक IAS ऑफिसर बन जाए तो तुम किसी का विलेज का भला कर दो, या कोई ऐसे टीचर बन जाए जो किसी विलेज में जाके पढ़ाना चाहे, या ऐसा कोई डॉक्टर, तो खैर तुम लोगों में से कोई नहीं बन पाएगा। क्यों, PCB वाले भी इकोनॉमिक्स के होते हैं, ऐसा बात नहीं। हाँ, बट PCB ये PCM वाला है, PCM विद इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग विद इकोनॉमिक्स भी तो हो सकती है, क्या पता वो एग्रीकल्चरल में कुछ इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियर। तो मतलब इकोनॉमिक्स एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो हर स्ट्रीम के बच्चे पढ़ते हैं। पैसा तो देखो है ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। चलो, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या जानते हो इस बारे में कि हमारा जो रूरल इंडिया है उसमें कहाँ कहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें ठीक करने की जरूरत है? कहाँ कहाँ तुमको लगता है कि हमारा रूरल इंडिया लैक कर रहा है? एजुकेशन, हेल्थ केयर। चलो लिखना शुरू करें क्या? एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी,
ट्रांसपोर्ट, बोट कम पड़ जाएगा। चलो सब कुछ आ गया, कोई बात नहीं। क्या भावनाओं में क्यों बह गया? क्वालिटी ऑफ लाइफ, और क्या बोला था? कुछ तो मिस किया मैंने। एम्प्लॉयमेंट, बुक में से देख के तो जितना मर्जी टर्म बोल दे, भारी भरकम। चल लिख देती हूँ इनफॉर्मलाइजेशन। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर पढ़ा था ना? ओ, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स खत्म, बस इतनी सी प्रॉब्लम है। अरे वो वुमेन एम्पावरमेंट, disguised unemployment. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और भी कुछ बचा है? अभी तो बहुत कुछ बचा है। हाँ, कोई वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है ना? और वैसे स्वदेश किसी ने देखी नहीं क्या? शाहरुख खान की? बहुत टाइम, एक साल शाहरुख खान की स्वदेश नहीं देखी? आई शेम ऑन यू, देखनी चाहिए। एक साल हो गया। तुम लोग ना अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर लो ना, सिलेबस कंट्रोल में रखो, तो एक दिन हम मूवी भी देख लें, लेकिन तुम ऐसा मौका ही नहीं देते। क्या लगाओगे कहाँ पर? वो मेरी प्रॉब्लम है। ऐसे प्रोजेक्टर देख लेंगे वही। हाँ देखो दिमाग कैसे चला है लगेगा एकदम से। क्या था स्वदेश में प्रॉब्लम? जिसने देखी है, जिसको याद है? तो जमीन पे लेके क्रिकेट खेला था ना, हैं? सभी लगा थे। कास्ट सिस्टम, और एक और थी आमिर खान की, वो जो थी लगान, क्रिकेट मैच हुआ था, तो उसमें क्या था? के ऊपर थे। हाँ तो क्या था, वही तो मैं बोलूं, उसमें विलेजर्स को क्या प्रॉब्लम थी, रूरल इंडिया को? स्वदेश में, लगान में, पानी, वाटर, इरिगेशन, बैक ऑफ ब्रिटिश डेवलपमेंट। इरिगेशन फैसिलिटी थी। अभी ब्रिटिशर्स पे नहीं जाएंगे, उनकी हमने बहुत बुराइयां कर ली शुरू के चैप्टर्स में, बख्श दो अब उन बेचारों को भी। हम लोग इंडियंस हैं, बहुत बड़ा दिल है हमारा, हम दिल है हिंदुस्तानी वाले लोग हैं। चलो, शाहरुख खान की मूवी याद नहीं आई तुम्हें? उसमें क्या हुआ था? वो बेचारा नासा छोड़कर आता है और फिर वहां पे कौन सी क्या करता है? मम्मी से मिलने आता है अपनी, हाँ, अपनी कार में मम्मी। दाई माँ से मिलने आता है, फिर वो यहाँ के आके यहीं रह जाता है। ऐसा नहीं कि उसे इश्क हो गया था इसलिए रह जाता है, वो तो चलो एक एडिशनल पर्पस था। लेकिन इश्क के अलावा भी कुछ था। वो गरीबी देखता है ना देश की। गरीबी से उसे उतना फर्क नहीं पड़ा, उसे गरीबी से भी ज्यादा क्या चीज इन्फ्लुएंस करी थी जिसने उसको मजबूर किया कि उसने वहां पे सारे लोगों को एक साथ लिया? लाइट, बल्ब जला था उस गांव में, लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी। इतने सारे हिंट देने के बाद भी अभी पूछ लो ना तुम्हारी वो कि कौन कौन सी मूवीज होती है, मेरे को तो नाम भी नहीं पता। ये आजकल की तुम्हारी इंग्लिश मूवी, हैरी पॉटर की पता नहीं कौन कौन सी सीरीज है, ये एक सीरीज और पता नहीं कौन कौन सी मास्टर सीरीज, वो बोलो ना तो एकदम सारे एक्टिव हो जाओगे, सबको सब पता होगा है। और ये मूवीज तो ये तो ऐसी है तो देखनी चाहिए, ये हमारी एजुकेशन का पार्ट है, आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलो, उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो उसने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए अपनी नॉलेज से उन्हीं के जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, उन अवेलेबल रिसोर्सेज से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी। तो रोड्स हो गई, अभी अगर हम लिखने बैठेंगे तो हमारा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं, ठीक है ना। प्रॉपर रोड्स नहीं थी है वहां पर, अभी भी ऐसे विलेजेस हैं, हाँ अभी भी ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे प्रॉपर रोड्स नहीं है, पक्का हाउस नहीं है, कच्चे हाउस हैं, बारिश आती है तो पूरे घर ढह जाते हैं, अभी भी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारे रूरल डेवलपमेंट में, हमारे रूरल सेक्टर को जो दिक्कतें हैं ये सारी हैं और इन्हीं को हमें ठीक करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब आ जाओ अपने नोट्स पे, हम टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमें कहा गया एग्रीकल्चरल इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल इंडिया, बिल्कुल ठीक बात है। महात्मा गांधी वंस सेड द रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया डिड नॉट मीन सिंपली द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स। मतलब हो क्या रहा था ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग फोकस कर रहे थे, क्या हुआ था, हमने एनईपी में भी पढ़ा ये चीज कि हमने अपने प्राइमरी सेक्टर्स को पीछे छोड़ दिया
और हम जो सेकेंडरी सेक्टर है, मशीन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस पे हम बहुत फोकस कर रहे थे, सर्विस सेक्टर पे बहुत फोकस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अर्बन सेंटर में हम इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं, दैट इज ओके, बट दैट इज नॉट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, बट मेनली द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। तो अगर हमें इंडिया की रियल प्रोग्रेस देखनी है तो हमें विलेजेस को एम्फेसाइज करना होगा, उन पे फोकस करना होगा। अगर आप विलेजेस को नहीं करेंगे तो दिक्कतें क्या आएंगी, वहां से माइग्रेशन होकर अर्बन में आने लगेंगे, अर्बन एरिया पे पॉपुलेशन स्ट्रेस आएगा, उससे यहाँ के रिसोर्सेज कम पड़ेंगे, यहाँ महंगाई बढ़ेगी, और हमारे जो इतने रिसोर्सेज रूरल एरिया में है वो खाली पड़े रहेंगे। जब वहाँ कोई रहेगा ही नहीं तो वहाँ की जमीनों पे काम कौन करेगा। तो आपको इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, अगर रूरल एरिया में उनको इंडस्ट्री सेट करनी होती हैं तो उस पर रिबेट्स देती हैं, काफ़ी सब्सिडाइज्ड फॉर्म में सामान देती हैं। मोर देन 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर दैट इज येट टू बिकम प्रोडक्टिव इनफ टू प्रोवाइड फॉर देम। 1/4 ऑफ रूरल एरिया स्टिल लिव्स इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, बहुत डीप पॉवर्टी में वो लोग रहते हैं अभी भी। तो रूरल डेवलपमेंट क्या है? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच एसेंशियली फोकसेस ऑन एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज दैट आर लैगिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज इकोनॉमी। तो आपसे रूरल, अब देखो जब भी डेफिनेशन लिखने को आती है ना, तो बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही कि रटने की जरूरत है। इंडियन इकोनॉमिक्स में जो सबसे बड़ा इशू आता है, बच्चे जो कोशिश करते हैं उनको लगता है हम एनसीईआरटी रट लें या कोई भी ऑथर की बुक एक लें और रट लें। पहली बात तो किसी भी ऑथर की बुक को कंटेंट के लिए मत यूज करो। किसी भी ऑथर की बुक यूज करनी है उसको बैक क्वेश्चंस के लिए यूज करो, कंटेंट के लिए एनसीईआरटी पे ही रहो, ठीक है। पूरा एज इट इज रटने की कोई जरूरत नहीं है। मेक पॉइंटर्स एंड आप कॉन्सेप्ट को समझो और अपनी लैंग्वेज में लिखो, सिर्फ कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे। बिना एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखे भी नंबर मिल जाते हैं। हैंड राइटिंग रीडेबल फॉर्म में होनी चाहिए और इंग्लिश थोड़ी पढ़ी लिखो वाली होनी चाहिए। अब वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती है इंग्लिश, वहां पे फिर गड़बड़ हो जाती है। फिर रूरल डेवलपमेंट के की इश्यूज क्या हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, फिर भी हम एक बार ऑफिशियली कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी को हम ज्यादा वो कह रहे हैं कि मेल लिटरेसी तो फिर भी है, जैसे कि गांव में 5वीं तक का स्कूल है तो 5वीं तक तो सब बच्चों को पढ़ा दिया, और वैसे भी क्योंकि मिड डे मील मिल रहा है, खाना मिल रहा है, तो चलो सबको भेज दिया घर में, इतने बच्चों का खाना तो कम से कम सरकार से मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद हायर एजुकेशन है तो लड़कों को तो बाहर भेज दिया लेकिन लड़कियों को नहीं भेजा। मल्टीपल रीजंस हैं, इतना खर्चा कौन करे, सेफ्टी कंसर्न्स भी है, ऐसा नहीं है, वहां पे भी सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं कि हम लड़कियों को बाहर भेजते हैं। और वहां पे जैसे दिल्ली तो बदनाम है, अगर कोई हमसे, मैं दिल्ली से बाहर के किसी भी इंसान से मिलती हूँ तो कहते हैं दिल्ली में कैसे रहते हो तुम, दिल्ली कितनी अनसेफ है। कभी किसी का रात को 9 साढ़े 9 बजे कॉल आ जाए, मैं उठा लूँ और मैं बाहर हूँ, अगर तुम रात के 9-10 बजे दिल्ली बाहर हो, दिल्ली कितनी अनसेफ है, तुम 10 बजे रात के बाहर हो, तुम्हारे डर वर नहीं लगता। एक्चुअली में शायद बाहर वालों के लिए डरने वाली चीज भी है, क्योंकि हम वही वाली बात, अपने एरिया में तो हर कोई शेर होता है, तो हम भी अपने एरिया में तो शेर ही हैं, बट शेर इतना भी नहीं बनना कि हम अनसेफ हो जाएं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो फीमेल्स को ना भेजने के मल्टीपल रीजंस हैं। फाइनेंस तो है ही, सेफ्टी कंसर्न भी है, लैंड रिफॉर्म्स हैं, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें फार्म एक्टिविटीज एज वेल एज नॉन फार्म एक्टिविटीज, मतलब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हाट, मोर पीपल एंगेज्ड इन द सेम एक्टिविटी देन रिक्वायर्ड। उतने लोग रिक्वायर्ड नहीं है जितने लोग उस एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं, इन्वॉल्व हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें उनको उन फार्म एक्टिविटी से, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से नॉन फार्म एक्टिविटी में शिफ्ट करना है। वो हमारा मेजर मोटिव होना चाहिए। हमें उनको एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर, इसीलिए जो भी डॉक्टर्स बनते हैं और अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस को नहीं ले रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट प्रैक्टिस में ले रहे हैं, तो उनको
मुझे बहुत ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद 2 इयर्स का एक टाइम पीरियड होता है कि 2 इयर्स के लिए उनको रूरल एरियाज में सर्विस देनी ज़रूरी होती है। इवन गवर्नमेंट जॉब में कोई भी हो, चाहे टीचिंग की हो, चाहे बैंक्स की जॉब हो, हर में 2 साल का एक टेन्योर होता है जो आपको रूरल एरिया में देना है, क्योंकि विलफुली तो कोई जाना ही नहीं चाहता। तो आपको अगर गवर्नमेंट जॉब के पर्क्स एंजॉय करने हैं तो ये सेक्रीफाइस भी करना होगा, ठीक है। तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि उनको अफोर्डेबल एजुकेशन, अफोर्डेबल हेल्थ, ये सब उनको अलाउ करें। उनको प्रॉपर, उनके लिए वही रोडवेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर होना चाहिए, ठीक है। तो द शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज ऑन डिक्लाइन, ठीक है। 1991 से 2002 3% पर एनम ड्यूरिंग द 1991 to 2012, ये ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चरल है जो कम हो गई है इतने से। आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ रिफॉर्म्स यानी कि एनईपी, द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डिसेलेरेटेड टू अबाउट 3% पर एनम, विच वाज लोअर देन द अर्लियर ईयर्स। फिर ड्यूरिंग 2014-15 जीवीए ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इट्स एलीट सेक्टर वाज लेस देन 1%। कितनी कम ग्रोथ है हमारी, ठीक है ना। अब इसमें हमें जो करने वाली चीजें हैं, एक तो हम रूरल क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे, हम रूरल मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। रूरल क्रेडिट मतलब जो कि बैंकिंग से रिलेट कर रहा है, ठीक है, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंस है। रूरल क्रेडिट हमें फाइनेंस के बारे में बता रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है रूरल क्रेडिट किस किस तरीके से जनरेट हो सकता है? फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बैंक्स, मनी लेंडर्स, कोई कंपनी आके इन्वेस्टमेंट कर दे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है ना, जमींदार, ऐसे करके बहुत। जमींदार तो खैर अबॉलिश हो गए, उसकी तो बात ही खत्म। लेकिन हाँ, क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे। तो ये सब हमारे पास डिफरेंट वेज हैं जहाँ से रूरल एरिया में फंड्स, फाइनेंस अवेलेबल होता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि रूरल एरिया में उन्हें फंड्स की ज़रूरत पड़ती क्यों है, क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, किस किस कारण से? एग्रीकल्चरल के लिए क्या? इनपुट्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स लेने के लिए, क्रॉप फेलियर के समय उनको ज़रूरत पड़ सकती है, एजुकेशन के लिए उनको ज़रूरत पड़ सकती है, इरिगेशन सिस्टम सेटअप करने के लिए पड़ सकती है, हाँ, फिक्स्ड असेट्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड ऑल, जो भी फिक्स्ड कैपिटल्स हैं उनको परचेज करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। प्लस सिर्फ ये तो हमारे बहुत ही ऑफिशियल रीजंस हो गए। विलेजेस में उनके जो सोशल कल्चरल इवेंट्स होते हैं या ओकेजन्स होते हैं, उसके लिए भी उनको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ तो खैर हमारे शहर वाले भी नहीं करते हैं, पैसा हो ना हो, लेविश मैरिज करनी है तो करनी है। दैट इज़ ऑलवेज बैड, वेदर इट इज़ अ रूरल एरिया और इट इज़ इन अर्बन एरिया, इट डजेंट मैटर। अपनी चादर के बाहर पैर पसारना तो सबके लिए ही गलत है। कहते हैं ना, जितनी चादर है उतनी पैर पसारो, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। लेकिन होता क्या है, हम लोग यहाँ पे सोशल इमेज के लिए करते हैं, वो लोग सोशल इमेज से भी ज़्यादा, सोशल इमेज तो उनका भी एक कारण है, सोशल इमेज से भी ज़्यादा उनके कुछ कंजर्वेटिज्म होता है, कुछ उनकी धारणाएं होती हैं इस तरह की पुरानी, जिसमें वो कहते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया तो देवी का प्रकोप ना आ जाए, कुछ इस तरह की बातें भी होती हैं। तो इसलिए भी उनको सिर्फ मैरिजेस पे ही नहीं, वहाँ पर आज भी मैरिजेस में डाउरी सिस्टम भी चलता है। हमारा तो लड़का है, चाहे लड़का निकम्मा हो, लेकिन हम तो लड़का है तो हम तो वो अच्छा पैसा लेंगे, और हमारी तो लड़की में तो दहेज देना ही पड़ेगा, चाहे लड़की कितनी बढ़िया हो। लेकिन ये प्रॉब्लम एक तो वहाँ है ही है, प्लस इवन डेथ रिचुअल्स भी जो होते हैं, उस डेथ रिचुअल्स में भी दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी, मतलब वो वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जैसे कि मान लो कोई जमींदार है, जमींदार मतलब ऐसे बहुत बड़ा कोई आदमी है जो गांव में खूब
जमींदार टाइप का इंसान है, मान लो उसकी डेथ हो गई। अब क्योंकि वो जमींदार है तो उसकी जो डेथ रिचुअल्स होंगे उससे पूरे गांव को खाना खिलाया जाएगा। अब चाहे उनके पास इतने पैसे हैं, बच्चों के पास है नहीं है, दे बोरो मनी फ्रॉम सम पीपल एंड दे स्पेंड, चाहे उन्हें घर गिरवी रखना लग जाए लेकिन वो खर्चा करेंगे, चाहे वो शादी हो, चाहे डेथ रिचुअल्स हो, चाहे बच्चे के होने के बाद का ओकेजन्स हो, ये रिचुअल्स हो, व्हाटसोएवर। तो ऐसा नहीं है कि ये जो हमारे ऑफिशियल थिंग्स है इनके लिए उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें उसके लिए भी चाहिए। अब यहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि क्या सही है क्या गलत है, अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि रूरल क्रेडिट की जरूरत पड़ती कब कब है, व्हेन देयर इज अ नीड अराइज फॉर रूरल क्रेडिट। ठीक है, तो ये सब रीजंस हैं जिनके लिए चाहिए। हम लोग अर्बन एरिया में फिर भी ऐसा हो जाता है कि बच्चे का बर्थडे है, जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से करते हैं, कम है तो घर में पूरे छोले खिला देंगे, थोड़ा बेटर करना है, हमें लग रहा है कि नहीं हमें तो बाहर करना है तो मैकडी के बर्गर के कर देंगे, और थोड़ा बड़ा करना है तो डोमिनोज चले जाएंगे, बाकी तो बड़ा कितना भी करते रहो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट वहां पर कुछ चीजें हैं जो फिक्स्ड हैं, सो दे नीड फॉर क्रॉप सोइंग and for their religious ceremonies, marriages, death, personal expenses, for fertilizer, seeds, इन सब के लिए। और कई बार वो लोग इतने विशियस सर्कल में फंस जाते हैं कि अपने ओल्ड डेब्ट्स को पे करने के लिए उनको पैसा चाहिए और लोन चाहिए, ऑफिशियल सर्कल है। ठीक है, तो कुछ तो डेब्ट उनको चाहिए जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म मतलब जनरली मोर देन 5 years, कुछ है मीडियम टर्म जो जनरली 3 to 5 years या मोर देन 1 year से 5 years, और कुछ है शॉर्ट टर्म जो विद इन अ ईयर के लिए चाहिए होता है। तो जनरली जो प्रोडक्टिव पर्पस हैं जैसे कि क्रॉप सोइंग, फर्टिलाइजर, सीड्स, ये सब हैं, ये लोन्स जनरली शॉर्ट टर्म होते हैं क्योंकि फसल आएगी, सेल होगी, वो पैसा वापस कर देंगे। लेकिन जो ट्रैक्टर लेना है या उनके रिलीजियस सेरेमनीज हैं, उनके जो लोन होते हैं वो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है, तो जितने भी सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं इसमें दो तरह के सोर्सेज आ गए, एक आ गए इंस्टीट्यूशनल सोर्स, एक आ गए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। तो अब अगर इनको हम कैटेगराइज करना चाहें इंस्टीट्यूशनल सोर्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, तो कैसे कैटेगराइज करेंगे? जो तुमने अभी बताए रिसोर्सेज उनको अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो बताओ, इंस्टीट्यूशनल पहले बताओ। बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनी इन्वेस्टमेंट्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हमारे इंस्टीट्यूशनल में आ गए, जब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने थे तब वो इंस्टीट्यूशनल में नहीं थे। क्या होते हैं, चलो पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लो तुम सब एक विलेज में रहते हो, तुम सबने 100 रुपए डाले, ठीक है ना, और एक अमाउंट इकट्ठा हो गया। अब सबने अगर 100 रुपए डाले और 50 लोग हैं, तो अगर 50 लोगों ने 100 रुपए डाले तो 5000 हो गए। अब हर महीने ये 5000 रुपए, हर महीने ये 5000 रुपए इकट्ठे होते जा रहे हैं, कमेटी हो गई एक तरह की। अब इसमें अगर किसी एक बंदे को चाहिए 10,000 तो उसने ले लिए और वो उसको चुका देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से उनके पास फंड इकट्ठा होता जा रहा है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमारे यही हैं जो कि बहुत ही अनसाइंटिफिकली स्टार्ट हुए थे, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, जिनको ना अकाउंटेंसी पता थी ना कुछ पता था, उनको सिर्फ ये पता था कि पैसे को कैसे घुमाना है इधर से उधर। और उन्होंने, ताकि ये सारी फॉर्मेलिटीज जो ये हमारे इंस्टीट्यूशनल में आ जाते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है ना, ये सारे जो हमारे इनकी सबकी फॉर्मेलिटीज इतनी ज़्यादा है ना, तो इन सारी फॉर्मेलिटीज से बचने के लिए, क्योंकि हो क्या रहा था उन फॉर्मेलिटीज में भी, क्योंकि उनको लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं थी और फॉर्मेलिटीज इतनी ज़्यादा थी, उसके लिए भी उन्हें एक मीडिएटर की जरूरत पड़ने लग गई थी। अब वो मीडिएटर भी उनसे कमीशन ले लेता था, तो बेसिकली उनके लिए तो वो पैसा लेना और कॉस्टली पड़ जाता था। इधर नॉन इंस्टीट्यूशनल पे अगर आए तो मनी लेंडर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ये सारे नॉन इंस्टीट्यूशनल है, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ बना देते थे। तो उनसे भी कैसे बचें अब? तो इसलिए उन्होंने कहा तुम भी भाड़ में जाओ, तुम भी भाड़ में जाओ, हम अपना खुद कर लेंगे।
वो कहते हैं ना कि जब हम खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो फिर हम खड़े हो जाते हैं, फिर सारी दुनिया के भाड़ में। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वही थे, प्रताड़ित लोग थे जिन्होंने दोनों सिस्टम से परेशान हो गए थे, उन्होंने अपना काम खुद कर लेंगे एंड दे स्टार्टेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बाद में धीरे धीरे वो बहुत डेवलप हो गए, तो वो हम पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल हम अपने इस पर आते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। प्रायर टू इंडिपेंडेंस फार्मर्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय प्राइवेट ट्रेडर्स इन मैनी वेज। जैसे कि उनके प्रोडक्शन को जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बाहर सेल करते बहुत ही अच्छे रेट पे और बेचारे फार्मर्स को देते बहुत कम, तो उनको मैनिपुलेट करते कि अरे बाहर इतनी डिमांड ही नहीं है, अरे उतना माल तो खराब निकला था, वो बेचारे मान जाते थे। ठीक है ना। फार्मर्स हु डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिवेलिंग प्राइसेस वर ऑफन फोर्स्ड टू सेल एट लोअर प्राइस। फिर उनके पास स्टोरेज सिस्टम की प्रॉब्लम थी, तो स्टोरेज सिस्टम के लिए स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को बड़े फार्मर्स पर डिपेंड रहना पड़ता था। और इसीलिए 1969 में, अब ये आपको ईयर बहुत अच्छे से याद रखना है, 1969 में सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच स्टार्ट हुई। सोशल बैंकिंग जो सोसाइटी के रिसोर्सेज से लेके आई एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच स्टार्ट हुई 1969 में। और इसी कंटेक्स्ट में एक पुअर विमेन बैंक आ गया। पुअर विमेन बैंक ये क्या था? कुदुमश्री। कुदुमश्री इज अ वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम जो केरला में स्टार्ट हुआ था 1995 में, और ये विमेन ने स्टार्ट किया था। मतलब अभी तो क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हम बात कर रहे थे, इसमें क्या हुआ, ये जो विमेन थी इन्होंने कहा कि अब अगर ये कुछ काम करना चाहे तो इन्हें को पैसे नहीं दे रहा कोई भी, मतलब ना घर वाले दे रहे, कह रहे क्या करोगे काम करके, बाहर तो उनके लिए मुश्किल ही था, तो उन्होंने कहा भाड़ में जाओ सारे। अब देखो हम क्या करते हैं, उन्होंने बनाया कुदुमश्री और उन्होंने 1995 में थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी बनाई जिसमें उन्होंने पुअर वुमेन को कहा कि अपने अपने सेविंग करो, भैया खर्चे तो मिलती है ना थोड़ी बहुत। पैर छुआई समझते हो क्या होता है? जो बहुएं होती हैं अपनी सास को पैर छू के उनको पैसे देती हैं, ये बहुत रोल है, बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है। मेरी मदर इन लॉ के आज भी बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम यही है। वो कहती है मेरी क्या फैक्ट्री लगी है, तुम लोग जो मुझे देती हो हर फंक्शन पे पैर छू के, वही तो मेरी इनकम है। तो जब उनको जितना चाहिए होता है उतना वो मांग लेती है हमसे, और ठीक बात भी है, शी हैज अ राइट। उन्होंने कोई जॉब नहीं की, उन्हें घर संभालना है, अब हम ये कहें कि हम क्यों दें? तो दिस इज आवर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ एनी फीमेल इज नॉट वर्किंग outside for earning money, then this is a responsibility of all the people in the family कि उनकी पूरी इज्जत की जाए, क्योंकि आप सब लोग इसलिए कमा पा रहे हो क्योंकि वो घर में बैठी हैं। जो वो हिल जाए ना घर से, सबके तोते उड़ जाएंगे। तो इसलिए उन फीमेल से सोचा कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो उनकी सेविंग्स को एनकरेज करने के लिए ये सोसाइटी बनी, द थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी। और सोचो इन्होंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। 1 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है। और these societies have been acclaimed as the largest informal bank in Asia। तो हल्के में नहीं लेना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत होती है। ठीक है, अपने पे आ जाए तो वुमेन क्या नहीं कर सकती। तो अब हम बात करते हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर था उसमें कौन कौन आ गए थे? मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स एंड फ्रेंड्स। अब इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी? ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे बहुत ज़्यादा, जिसके लिए हम क्या बोलते हैं, दे इंटेंडेड टू एक्सप्लॉइट लेबर टू देयर लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, मतलब खून चूसना, आखिरी खून तक चूस जाओ बिल्कुल उनका। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर उन्होंने इंटरेस्ट नहीं पे किया, उन्होंने प्रिंसिपल पे नहीं किया, तो उनकी लैंड एक्वायर कर लेते। इवन वो बेचारे इलिटरेट होते, उनसे कहीं भी अंगूठा लगवा लेते और वो प्रॉपर्टी उनके नाम कर लेते, या वो कह देते कि अभी तक तो तुमने बस इतना ही पे किया है, और वो कहे बेचारा मैं तो पूरी जिंदगी निकल गई पे करते करते। लगान मूवी में यही तो था। ठीक है, और भी बहुत सारी, अगर पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज में चले जाओ तो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी से, चलो मैं तुमसे नहीं एक्सपेक्ट करती कि तुम लोग देखोगे, बट मैं वैसे तुम्हें बता रही हूँ, कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी में चले जाओ तो वहां पर वो यही दिखाते थे, एक गरीब किसान, उसकी बूढ़ी माँ, एक उसकी बेटी जिसकी वो शादी नहीं कर पा रहा, यही सब था। 3 इडियट्स में था ना? हाँ,
मारुति 800 मांग रहे हैं, पनीर भी सोने पनीर भी सोने के भाव। तो ये एक्चुअली में उसमें तो उन्होंने इसको दिखा दिया ऐसे, लेकिन एक्चुअली में ये हालत है कि वो बेचारे पे करते जा रहे हैं। और जब उनसे वो पूछा कि मैं 20 साल से पे कर रहा हूँ, मेरा अभी तक कर्जा पूरा नहीं हुआ, नहीं अभी तो मूल तो यूं का यूं बचा हुआ है, मूल मतलब प्रिंसिपल तो यूं का यूं बचा है, इंटरेस्ट। भाई वो अपना सर पकड़ लेता है कि मैं 20 साल से पे करे जा रहा हूँ, मेरा प्रिंसिपल बड़ा हुआ यूं का यूं, क्योंकि दे मैनिपुलेटेड अकाउंट्स। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर इस वजह से फॉर्मल सेक्टर आया। फॉर्मल सेक्टर में मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी आ गए। और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने पूल्ड कैरी मनी, और 2019 May 2019 nearly 6 crore women in India have become member in 54 lakh women SHGs, self help groups. सोचो 54 women self help groups बन गए। 10,000 to 15,000 per self help groups and another 2.5 lakhs per self help groups as a community investment support fund ये प्रोवाइड हुआ, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन प्रोग्राम्स में आया। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स आए। फिर 1969 में, अब 1969 में एक क्या हुआ था, सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी सिस्टम हुआ, अभी हमने पढ़ा ना 1969 में। दूसरा काम क्या हुआ 1969 में, 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए, ठीक है। फिर 1970 में मल्टी एजेंसी अप्रोच इन रूरल क्रेडिट ये फॉर्मली इंट्रोड्यूस हो गई। अप्रैल 1980 में कमर्शियल बैंक्स और 6 नए कमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज हो गए। ये आपसे ना एमसीक्यूज में ऐसे आ जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, तो इसलिए आपको ये ईयर्स पता होने चाहिए। 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट बन गया। तो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर्स का क्या था, उन्होंने फार्मर्स को क्रेडिट अच्छा अवेलेबल कराया, उन्होंने मनी लेंडर्स को एलिमिनेट किया, उन्होंने रीजनल इम्बैलेंसेस को रिड्यूस किया, और बहुत सारे स्पेशल प्रोग्राम्स के थ्रू दे प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट सपोर्ट। ये सब तो हुआ पॉजिटिव, बट भाई फ्लिप साइड तो सबकी होती है। फ्लिप साइड क्या हो सकती है कोऑपरेटिव सेक्टर की, फ्लिप साइड क्या होगी, फ्लिप साइड मतलब नेगेटिव साइड। पेपर वर्क बहुत ज़्यादा था, फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, एडमिनिस्ट्रेशन इतना प्रॉपर नहीं था, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक्स में एम्प्लॉयज़ हैं वो एक प्रॉपरली चूज़ किए जा रहे हैं फॉर दिस सिस्टम। यहाँ पे लोकल एरिया से ही पब्लिक उठाई जा रही थी, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वीक था, ठीक है ना। और अल्टीमेटली हमने सोचा कि ये स्मॉल फार्मर्स को हेल्प करेंगे, लेकिन फिर भी कॉन्सेंट्रेशन, पावर का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा था कि लार्ज फार्मर्स ही उसको पूरा कंट्रोल करके बैठे थे, ठीक है। तो इनएडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड प्रॉब्लम ऑफ गेनफुल यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड्स, वो फंड्स को प्रॉपर नहीं कर पाए। फिर रीजनल रूरल बैंक्स आए 1976 में। रीजनल रूरल बैंक्स में करीबन उन्होंने वीकर सेक्शन को, काफ़ी वीकर सेक्शन को उन्होंने लोन्स दिए, बैंकिंग फैसिलिटीज़ दी। उनका मेन कंसर्न ही वीकर सेक्शन के लिए था, लेकिन सेम उनके साथ भी प्रॉब्लम आई, वही कि वो लोग लोन इतने जा रहे थे, अगर कभी विलेजेस की देखो तो वो इतने लोन दे देते हैं, फिर वो लोग रीपे नहीं कर पाते, वो लॉस में चले जाते हैं। अभी पीछे अगर न्यूज़ में तुमने सुना भी हो, लास्ट ईयर की न्यूज़ में ही आया था कि कितने सारे विलेजेस थे जहाँ का जो क्रेडिट दिया हुआ है फार्मर्स को वो माफ़ कर दिया गया है ना, फार्मर्स के लोन माफ़ कर दिए गए बिकॉज दे वर नॉट एबल टू रीपे, तो उनको माफ़ कर दिया गया। अब इस पॉलिसी का काफ़ी लोगों ने बेनिफिट भी उठाया, अब क्या कर सकते हैं। तो उससे जो हमारे टारगेट फार्मर्स हैं उनको तो बेनिफिट मिल ही नहीं रहा, तो ये जो हमारे बैंक्स थे ये हमारे काफ़ी हद तक बंद हो गए। तो अभी कोऑपरेटिव बैंक्स आए, कमर्शियल बैंक्स आए, रीजनल रूरल बैंक्स आए, लैंड वाले, सब अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं, अलग इधर से इधर से इधर से सब आ रहे हैं। बट हो क्या गया, सब अपनी अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, तो उससे और क्योस हो गया, मतलब कुछ अच्छा करने गए और कुछ बिगड़ गया। तो भैया नाबार्ड पैदा हो गया। नाबार्ड इज फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड इज
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अब नाबार्ड भी आ गए। 1979 में आरबीआई अपॉइंटेड अ कमेटी to go into whole structure of rural credit and make recommendations for reorganizing and re-strengthening it। तो 1979 ने आरबीआई ने कमेटी अपॉइंट की पहला। फिर 1981 में रिकमेंडेशन आई नाबार्ड को बनाने की। फिर 1982 में उन्होंने सेटअप किया और जुलाई 1982 कल 24 जुलाई कल नाबार्ड का बर्थडे है, उन्होंने ऑथराइज्ड कैपिटल 500 करोड़ की ऑथराइज्ड कैपिटल से नाबार्ड को स्टार्ट किया, जिसमें से हाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया और हाफ आरबीआई ने दिया। और ऑलवेज जो भी डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई होगा वो नाबार्ड का चेयरमैन होगा। तो नाबार्ड के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें आई? 1979 में आरबीआई ने कमेटी अपॉइंट की। फिर 1981 में रिकमेंडेशन आया नाबार्ड को सेट करने का और 1982 में सेट हो गई विथ 500 करोड़ ऑथराइज्ड कैपिटल। 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, 50% आरबीआई ने दिया और आरबीआई का जो भी डिप्टी गवर्नर होता है वो नाबार्ड का चेयरमैन होता है। इस समय जो प्रेजेंट डिप्टी गवर्नर है डॉक्टर पूनम गुप्ता है। नॉलेज के लिए बता रही हूँ, वैसे पूछते नहीं है बट पता तो होना ही चाहिए। तो एट प्रेजेंट हमारी जो डिप्टी गवर्नर हैं वो है डॉक्टर पूनम गुप्ता। फिर नाबार्ड के फंक्शंस क्या हैं? टू प्रोवाइड शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स टू स्टेट कोऑपरेटिव्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक, जितने भी बैंक्स हैं। जैसे आरबीआई इज द अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन एनी कंट्री। आवर कंट्री, आरबीआई इन आवर कंट्री, सेंट्रल बैंक इन एवरी कंट्री। ऐसे ही हमारी कंट्री में नाबार्ड इज द अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी फॉर रूरल बैंकिंग। तो यहाँ पे भी बच्चे गलत कर देते हैं। तुम लोगों को अपेक्स नाम सुनते ही आरबीआई याद आ जाता है, तो उसमें आता है द अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी फॉर रूरल बैंकिंग इज नाबार्ड और आरबीआई, और फिर नीचे दो ऑप्शन और दे देंगे। तुम बड़े कॉन्फिडेंस से आरबीआई टिक करके आ जाते हो क्योंकि अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी पूछा है, हमने आरबीआई कर दी। अरे आगे भी पढ़ना होता है। ऑफ रूरल बैंकिंग, रूरल बैंकिंग की अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी इज नाबार्ड। जी, अभी तो हमने कहा आरबीआई का डिप्टी गवर्नर उसका चेयरमैन है ना भाई। फिर टू ग्रांट लॉन्ग टर्म लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट, टू गिव लोन्स टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, रूरल क्राफ्ट, सबके लिए। टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्पेक्टिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबीज, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, और जो हमारे कंसोलिडेशन है टेनेंट फार्मर्स की, उस कंसोलिडेशन में भी नाबार्ड हेल्प करता है। ठीक है, तो कितना भी हमने सारा कुछ अच्छे से कर लिया, रूरल बैंकिंग, सारी प्रॉब्लम्स भी हमने करी, सब कुछ किया, कुछ फायदे हुए, कुछ नुकसान हुए। अल्टीमेटली ओवरऑल तो बेनिफिट हुआ ही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं हुआ, बट फिर भी जो टारगेट हमारे कस्टमर्स है, जो टारगेट फार्मर्स हैं, उनको इतना बेनिफिट नहीं हुआ। बट ठीक है, सिस्टम तो एक बना ही और उससे बेटरमेंट तो आ ही रही है। फिर एक जनधन योजना शुरू हो गई, तो अभी मोदी जी ने शुरू किया। जनधन योजना तो सबको पता होगी, क्या है जनधन योजना? अरे यार, किसी को जनधन योजना नहीं पता? ये आलस आ रहा है बोलने में, मैं थक गई बोलते बोलते। कोई थोड़ा बोल दो। जीरो बैलेंस है, और जिनको भी जनधन योजना में अकाउंट खुलवाया है उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल रहा है 1 लाख से 2 लाख तक का। ठीक है, और जितनी भी ओल्ड एज पेंशन है या मनरेगा की अमाउंट आता है, वो सारा का सारा पैसा, किसी भी तरह की स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट से आ रही है, वो जनधन योजना के थ्रू जो बैंक अकाउंट ओपन होता है उसी में आती है। ठीक है, इससे लोगों की बैंकिंग हैबिट्स इम्प्रूव होती हैं, तो मार्केट में मनी फ्लो भी ज़्यादा होता है।
ठीक है। तो जनधन योजना ने काफी हद तक रूरल बैंकिंग को, एग्रीकल्चरल क्रेडिट को बेनिफिट दिया है, समझे। तो रूरल क्रेडिट सिस्टम का, एग्रीकल्चरल बैंकिंग का, रूरल बैंकिंग का, इसका कॉन्सेप्ट हमारा ये फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट होगा एग्रीकल्चरल, रूरल एग्रीकल्चरल, ठीक है। तो जो रूरल मार्केटिंग होती है हम वो करेंगे, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है। Thank you.